जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 टारगेट 90 डे सीरीज के आखिरी 19वें दिन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एवं हम उसके बाद देखेंगे अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसे हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय से आप देखेंगे अक्सर न्यूज में कुछ न कुछ आर्टिकल छपते ही रहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा हुआ, जो CJI है उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो कुछ न कुछ यहाँ पे चलते ही रहता है। तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में याद रखना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अधिनियम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, ये आपको बताना है। 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, ये आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में जो फीता काटा गया था वो किस तिथि को काटा गया था, ये आपको बताना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। क्या? जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आखिर ये कैसे आया? तो ये पहले देखिए हमारे संविधान में पहले से ही शामिल था। कब से शामिल था? तो संविधान बनने के पहले ही ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में ये पहले से ही शामिल था। किसमें शामिल था? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में पहले से ही शामिल था। उसके बाद जब संविधान बन जाता है तो ये संविधान में शामिल हो जाता है। और उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब होता है? तो 28 जनवरी 1950 को होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन क्या संविधान लागू होता है? कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है या फिर हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो हमारे भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है? तो हमारे यहाँ भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसी है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसे, मतलब क्या चीज ये बोलना चाह रहे हैं, आपको याद रखना है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसी कैसी? देखिए, आप देखेंगे सबसे ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय के नीचे में कौन होता है? तो उच्च न्यायालय होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बिलासपुर हाई कोर्ट हो गया, तो उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट। उसके नीचे में कौन रहता है? तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो जो ये व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आपको याद रखना है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। सबसे ऊंचाई पे या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। उसके अंडर में या फिर उसके नीचे कौन हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय हो जाएगा। उसके नीचे में कौन होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जैसे कि जिला कोर्ट हो गए, फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए कुछ अलग न्यायालय जो होते हैं वो सारे, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय सबसे ऊंचा, फिर उसके बाद उससे नीचे उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहां कहां पर है? संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, केंद्र शासित प्रदेशों में, या फिर केवल जम्मू कश्मीर राज्य पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या है? ये जो छुआछूत निषेध वाला जो चीज आप जानते हो, जो संविधान में शामिल किया गया है ना, अस्पृश्यता वाला, अस्पृश्यता का अंत जो होता है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 है ना, उसको क्या नाम दे दिया गया है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहां पर ये विस्तार है इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं वो जजों की नियुक्ति कौन करता है, आप बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकपाल? जो न्यायाधीश बनते हैं वो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट की जो जज रहते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं।
कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में भी बात किया गया है और जो जज रहते हैं उनके कार्यकाल के बारे में भी बात किया गया है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 124 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में बताया है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में और जजों के कार्यकाल के बारे में। चलिए, अब इसके अलावा कुछ कुछ चीजें आप याद रखिएगा। जो ये न्यायाधीश बनेंगे, ये न्यायाधीश में आप देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यायाधीश रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कौन है आपको याद रखना है? तो D.Y. चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, कौन है? D.Y. चंद्रचूड़ जी। ठीक है, चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश केवल और केवल एक होता है। जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। क्या राष्ट्रपति जी जिसको भी मन किया उसको कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के पहले ही सलाह मशविरा लेते हैं। किससे लेते हैं? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं उनसे, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनसे। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनसे वो परामर्श लेते हैं। उसके बाद किसकी नियुक्ति करते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह परामर्श लेके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो आप बोलोगे 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 34 न्यायाधीश। 33 नॉर्मल न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, जैसे कि D.Y. चंद्रचूड़ जी, ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश हो गए। बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ये जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्या 33 जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति पहली बात करेगा कौन? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कैसे नियुक्ति करेंगे? तो देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे एवं 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। वरिष्ठ मतलब जो जिनका एज ज्यादा हो गया है। तो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, साथ में राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी, इतने लोग मिलके अन्य जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। किसको किसको हम नियुक्ति दें? आपको ध्यान देना है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो D.Y. चंद्रचूड़ जी है। इनकी नियुक्ति कैसे हुई? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे पूछ करके मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो 33 अन्य न्यायाधीश है अभी के टाइम में हमारे इंडिया में, तो उनकी नियुक्ति कैसे की गई? तो राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे, साथ में 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश रहते हैं, इनसे सलाह या फिर परामर्श लेके ये राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करेंगे। जो ये इनसे सलाह परामर्श ले रहे हैं, ये एक मंडल बन जाता है और इसी को ही बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। क्या जो आपने कॉलेजियम सिस्टम नाम सुना होगा, कॉलेजियम सिस्टम, है ना, ये यही है कि जो राष्ट्रपति जी हैं अपने मन से किसी को भी न्यायाधीश नहीं बना सकते। मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का यहाँ पे परामर्श होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए या फिर वकील होना चाहिए? मान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाऊं, तो जज बनने के पहले आपको किसी न किसी हाई कोर्ट में वकील होना पड़ेगा। कितने साल का कम से कम आपको वकीलीगिरी करना पड़ेगा ये आपको बताना है। 20, 10, 8 या फिर 25 साल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 साल। आपको 10 साल वकीली या फिर वकील बनकर रहना पड़ेगा किसी भी उच्च न्यायालय में। एवं इसके अलावा क्या क्राइटेरिया है? तो आपको किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल का जज भी होना जरूरी है। 5 साल आप
किसी भी उच्च न्यायालय में क्या रहेंगे, तो जज रहेंगे, जज या न्यायाधीश। ठीक है, 5 साल का न्यायाधीश, 10 साल का वकील होना जरूरी है, एवं इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए जो भी जज बनना चाह रहा है, एवं इसके अलावा राष्ट्रपति की नजर में, किसकी, राष्ट्रपति के नजर में विधि परिपक्व इंसान होना चाहिए। राष्ट्रपति की नजर में विधि में पारंगत होना चाहिए, मतलब विधि का ज्ञान होना चाहिए। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, या फिर यह एक सामाजिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, आरटीआई हम जिसे बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई आपने नाम सुना होगा। तो जो आरटीआई है, ये इसके संबंध में आपको बताना क्या है कि राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या फिर सामाजिक अधिकार है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार हमारे संविधान में कब शामिल किया गया है विधिक अधिकार के रूप में? तो 2005 में ये शामिल किया जाता है। कब? 2005 में शामिल किया जाता है एक विधिक अधिकार के रूप में। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? क्या संविधान के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न, विधि मतलब या कानून के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या फिर उपयुक्त सभी को? सुप्रीम कोर्ट से कानून के विषय पर कौन राय ले सकता है, ये आपको बताना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या फिर कानून के प्रश्न पर राय ले सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? हमने इसके बारे में पहले ही बात किया है, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी किससे राय ले सकते हैं, राय परामर्श किससे ले सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं। अधिनियम से आपको याद क्या रखना है कि जो ये अधिनियम है, इसके बाद में जो ये डेट दिया हुआ, जो सन दिया हुआ है, ये सन से क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1955 में ये लागू होता है, 1954 में आता है ये, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में ये आता है, ठीक है। कब आता है? 1989 में आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम या फिर ये विधिक अधिकार है, ये 2005 में आता है। और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006 में आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायालय के इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है? देखिए, जब आपने कैग पढ़ा था तो कैग में भी यही बोला गया था कि जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, सेम वैसे ही कैग को हटाया जाता है। कैग के बारे में, कैग की नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बात की गई थी? अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में। कैग रिपोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की रिपोर्ट देता है, अनुच्छेद 151 के तहत ये रिपोर्ट देता है। चलिए, ये बात हो गई कि हाँ, कैग जो है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटता है वैसे ही कैग भी हटता है। आखिर ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटता है, ये आपको बताना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की द्वारा संसद की सिफारिश पर। अगर संसद 2/, उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 भाग है ना, मान लीजिए कि 100 लोग हैं,
100 का 2/3 कितना होगा, तो आप ऐसे करोगे, इतना 33 दूनी 66, मतलब 66-67 लोग अगर बोल दें कि हाँ ठीक है अब हटाना चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, तब हटाया जा सकता है। तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति जी हटाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति जी। लेकिन कैसे हटाएंगे? संसद की सिफारिश पर हटाएंगे, ये आपको याद रखना है। उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 भाग अगर यहाँ पे अप्रूवल दे देता है तो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है, मतलब उनके पद से हटाने की उम्र क्या है? 60, 62, 65 या फिर 70 साल। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहेंगे, अभी कितने न्यायाधीश है? 33 न्यायाधीश है, इनको हटाना है ना, तो उनकी उम्र क्या रहेगी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 साल। जब ये 65 साल के हो जाएंगे तो इन्हें हटा दिया जाएगा। अब ये हट गए, उसके बाद कभी भी किसी भी उच्च न्यायालय या फिर किसी भी न्यायालय में ये कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, आपको याद रखना है, कार्य नहीं कर सकते या फिर वकील नहीं बन सकते, आपको याद रखना है। जब एक बार न्यायाधीश से हट गए उसके बाद कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि संविधान के मूल ढांचे में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता? ये किस वाद में आया था, ये आपको बताना है। गोलकनाथ है ना, गोलकनाथ वाद कब आया था? 1967 में आया था। ठीक है। A.K. गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वाद है ना, कब आता है? तो 1973 में आता है। इसमें ये क्या प्रतिपादित किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। जो ये संसद है, संसद संविधान के मूल ढांचे में कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स में ये संशोधन कर दे। ठीक है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत यही था। कब आता है? तो 1973 में आता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? भारतीय संविधान का संरक्षक या फिर बचाने वाला, कभी भी अगर संविधान में आप जितने भी राइट्स हैं इनका हनन होता है तो किसके पास आप जाओगे? किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अभिभावक कौन है यहाँ पे? संरक्षक या फिर अभिभावक पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है अभिभावक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1976, 1980, 1983 या फिर 1988? वन संरक्षण अधिनियम, नाम मात्र के लिए सारे अधिनियम होते हैं। आप देखो आज हंसदेव कट रहा है, ठीक है, हंसदेव कट रहा है, सरकार नीति अपना ली, वन संरक्षण अधिनियम आ तो गया, लेकिन क्या मतलब जब आप वन काट ही रहे हो। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित होता है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करना है, संविधान के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो अंतिम अधिकार किसके पास है? कौन एक्सप्लेन कर सकता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कैसी नियुक्ति की जाएगी? राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, कि राज्यसभा वाले चाहेंगे कि हाँ अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, क्या ऐसे होगा? या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होगा, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहेंगे इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी? आप बताइए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। इनसे परामर्श कौन लेता है? तो राष्ट्रपति जी इनसे परामर्श लेंगे, उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। कितने न्यायाधीश रहते हैं टोटल? अभी है तो टोटल 34 न्यायाधीश, टोटल 34 है, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? अधिनियम 1990, अधिनियम 1989, अधिनियम 1992 या फिर अधिनियम 1991? एससी और एसटी के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिनियम 1989 के तहत। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी चीज़ों को मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।